हमारे यहाँ कई सारे ऐसे सिस्टम हैं जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं, एक गलती कुछ होती नहीं है। ये तो ब्लॉकचेन है ना, एक हिलेगी तो पूरी हिलेगी। कि ये इतनी छोटी वल्नरेबिलिटी है कि ये तो हो ही नहीं सकती थी। ये तो ऐसी वाली चीज़ है कि आप ताला खुला छोड़ के चले गए। किसी ने मुझे एक लिंक भेजा कि सर ये लिंक है, सरफेस वेब का है और इस पर पूरे पेपर बिक रहे हैं। बिटकॉइन में पेमेंट्स हो रहे हैं। पेमेंट और वो लिंक है, मैं आपको भी मैसेज ही दिखा देता हूँ जो मेरी टीम ने भेजा कि सर ये देखिए। उस पूरे प्रोसेस में इतने सारे लूपहोल्स आइडेंटिफाई हुए जहाँ से पेपर लीक हो सकता है। अब आप ये बताओ प्रोसेस में कहाँ ठीक करना है। हम एआई से क्यों ना सेट करवाएंगे। जब तक ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा तब तक लार्ज स्केल पर हर चीज को पुख्ता तरीके से करने में गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। सिक्योरिटी कराया होगा, सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेटरी है, दिखा दो। रेगुलर स्कैनिंग कीजिए, 24/7 स्कैनिंग होनी चाहिए। स्केबिलिटी टेस्ट कीजिए, वो खुद चेक करते ही नहीं थे और कहते थे एवरेज करना है तो 50 से लेकर 65 के बीच में, जहाँ जो अच्छा हो दे दे। हमारे यहाँ सवाल नहीं पूछते बच्चे और हम सिर्फ जवाब पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए जो एआई खा जाएगा उनको आगे। मैं ये भरोसा सरकार को देना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ही सिस्टम बना के ऐसा रोबस्ट बना के खड़ा कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम करा लो उससे और वो नहीं होगा लीक, मैं गारंटी दे नहीं होगा। कलाबा उतरवा रहे हैं और क्या कहते हैं, क्या है ये सब मतलब की जरूरत नहीं है। ओवर ड्रामा नहीं होना चाहिए ना किसी भी चीज में। मतलब ये चीज तो मुझे बताइए हु इज क्रिएटिंग दोज गाइडलाइंस। जहां होना चाहिए गाइडलाइन वहां तो है नहीं कि आपने सिक्योरिटी ऑडिट कर लिए प्रॉपर। वहां आप बंदे को ऐसे बटन तोड़वा दिए, शर्ट फड़वा दी, कपड़े फड़वा दिए, कैंची से काट, क्या चल रहा है मुझे बता दो। किसी एक कलावा के अंदर कोई ट्रांसमीटर मिल गया, इतना स्ट्रेस में एग्जाम दे रहा होगा। जब उसके संग ऐसा हो जाए ना, पेपर स्कैन होना चाहिए, आंसर शीट वो स्कैन नहीं हो रहा है, वो मोबाइल से फोटो लेकर सबमिट किया जा रहा है सर्वर पे। ये क्या है? नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरे देश में अगर कोई चर्चा है तो वो है शिक्षा को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, उनकी पारदर्शिता को लेकर। एक तरफ सीबीएसई जहां पर डिजिटल चेकिंग की गई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ नीट की परीक्षा होती है जो ऑफलाइन होती है, तो उसे डिजिटलाइज करने की बात हो रही है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। समस्याएं सब बता रहे हैं, कोई कोई अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, दिक्कतें क्या आ रही हैं, सरकार से कहाँ गलती हुई है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और इस डिजिटल युग में क्या डिजिटलाइज होना परीक्षाओं का फायदेमंद है या उसमें कुछ नुकसान भी है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सतर्कता रखनी चाहिए, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, सिर्फ समस्याओं और समाधान की बात होगी। और इस चर्चा में आज हमारे साथ टू द पॉइंट बात करने के लिए जुड़े हैं अमित दुबे, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया, देश में हंगामा मचा हुआ है, सब बात कर रहे हैं इसका इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। इस्तीफे भी हो जाएंगे, चलिए जिसको जो राजनीति करनी हो जाए, लेकिन क्या ये सोल्यूशन निकलेगा? सीबीएसई की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि 12th के बच्चों का भविष्य पूरा वहाँ पर टिका होता है। कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका भविष्य भी उनसे जुड़ा होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो बात हुई थी, ये लागू किया गया और एकदम से लागू कर दिया गया। 12th के बच्चे थे, उनको डर भी था जब वो परीक्षा देने जाते थे। मेरे घर के खुद के बच्चे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि डार्क कर लिखना, चेकिंग पता नहीं कैसी होगी, तमाम आशंकाओं के बीच में परीक्षा दी गई। लेकिन जो आशंकाएं थीं कि पहला एक्सपेरिमेंट 12th के बच्चों के साथ, और वो सामने आया। किसी की कॉपी धुंधली है, एक बच्चे ने ही सारे खुलासे किए। सिद्धांत नाम का जो बच्चा है, जिसने जो काम सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए उसने कर दिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या इस तरह से एग्जाम में चेकिंग होना, ओएसएम प्रणाली अभी भारत के अंदर इस तरह से लागू करना, जहाँ पे करीब 17-18 लाख बच्चे 12th के एग्जाम देते हैं, क्या ये एकदम सही डिसीजन था या इसे फेजेस में लागू करना चाहिए था और दिक्कतें क्यों आई? देखिए, जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, मेरे ख्याल से भारत टेक्निकल क्षेत्र में इतना परिपक्व है कि ऐसा कोई भी निर्णय 2 महीने के नोटिस पे भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए पहले हम एक बार फेल होंगे, फिर पास होंगे, फिर फेल होंगे, फिर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे सिस्टम हैं जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं, एक गलती कुछ होती नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, NPCI है, सबसे ज़्यादा पर डे पर आवर ट्रांजेक्शन्स ग्लोबली NPCI करता है। मैं आपके मोबाइल नंबर पर पैसा भेजना चाहता हूँ, मैंने किया और अगले सेकंड आ गया। कोई एक कंप्लेंट आपको मिली कि मैंने आपको भेजा था और उनको चला गया था? एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो जब करोड़ों ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पर डे और उसमें एक गलती नहीं हो सकती और सिस्टम स्केलेबल है, कई बार क्या होगा, सिस्टम क्रैश कर गया, IRCTC वेबसाइट
टिकट नहीं बुक हो रहे हैं, सारी कंप्लेन आपने सुनी होंगी, पर एनपीसीआई पे तो कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि टेक्निकली हम ये कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जेईई का एग्ज़ाम होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑनलाइन होता है। यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है कि कुछ पेपर लीक हो रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा। बिजनेस तो यहाँ पे भी है, यूपीएससी में भी अलग अलग तरह की खामियां हमने देखी हैं कि लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, घुस गए, वो सब हो रहा है। लेकिन जहाँ तक पेपर को अच्छे तरीके से करना है, यदि आपका विल पावर है तो टेक्निकली कैपेबिलिटीज़ इंडिया में है। जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ कि क्या वो कंपनी उतनी मैच्योर थी जिसको ये काम दिया गया, मेरे ख्याल से वो गलत था। वो कंपनी मैच्योर नहीं थी। यदि होती तो फिर AWS बकेट ओपन नहीं रह सकती। ये जो वल्नरेबिलिटी सार्थक ने निकाली है 17 साल के बच्चे ने, मैं इसकी थोड़ी सी गहराई पर जाऊंगा। बिल्कुल, कि ये इतनी छोटी वल्नरेबिलिटी है कि ये तो हो ही नहीं सकती थी। ये तो ऐसी वाली चीज़ है कि आप घर ताला खुला छोड़ के चले गए कि AWS बकेट इज़ द एरिया जहाँ पर सारी आंसर शीट रखी है और वो ओपन है। तो सिक्योरिटी क्या कर रहे थे आप? फिर उसका एक पासवर्ड था, एडमिन पासवर्ड, वो वहाँ अनएनक्रिप्टेड पड़ा हुआ है फोल्डर में। मतलब ये क्या है? ये तो कोई बेसिक सैनिटी टेस्ट भी करता ना सिक्योरिटी का, तो आइडेंटिफाई कर लेता ये गलतियां। तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी एंड असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई ही नहीं, और यदि हुई तो जिसने भी किया उसने ईमानदारी से नहीं की। यदि ये तो चीज़ें तो मिलती, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं ये मान सकता था कि बहुत टेक्नोलॉजी लगाई गई है और फिर हैक हुआ सिस्टम और फिर निकाला गया, तो मैं लगता चलो सामने वाला भी रशियन हैकर था, ईरानियन हैकर था, कुछ बड़ा आदमी था। यहाँ एक कोई भी कर रहा है, यानी लूप होल सीधे सीधे तो ये तो कंपनी के, जिनके इसका ऊपर मतलब आपकी जिम्मेदारी विल थी। पावर ही नहीं थी। ये तो आप मान के चल रहे थे कि ये इसी तरीके से होना है। और भी कई सारी चीज़ें जो उसमें एक्सपोज होती हैं। 3-4 महीने से ये बच्चा सर्टन को लिख रहा है कि ये सर्वर एक्सपोज्ड है, इसमें वल्नरेबिलिटी है। तो हमारा सर्टन क्यों सोया हुआ है? सर्टन क्या एक पोर्टल है, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते। आज मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने मुझे एक लिंक भेजा कि सर ये लिंक है, सरफेस वेब का है और इस पर पूरे पेपर बिक रहे हैं। मैंने हर किसी को भेजा, सर्टिन से लेकर मीटी, MHA, हर जगह भेज दिया मैंने। किसी का जवाब आया, किसी का नहीं भी आया, और उसमें वो लिंक भी है। और ये मैंने कहा इसको चेक करो, बिक रहे हैं तो, और बिटकॉइन में पेमेंट जा रहा है, जरा वॉलेट को भी चेक करो, किसी ने पेमेंट किया है तो कहाँ से किया। बिटकॉइन में पेमेंट्स हो रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, और वो लिंक है। मैं आपको भी मैसेज ही दिखा देता हूँ जो मेरी टीम ने भेजा कि सर ये देखिए सारे पेपर वो कह रहे हैं क्लेम कर रहा है। और ये कौन कौन से पेपर्स हैं जिनका वो दावा कर रहे हैं क्लेम किया जा रहा है? या मैसेज पढ़िए जो नीचे वाला है। ओके, फाउंड दिस वेबसाइट, इट्स फॉर लिंक इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। Government papers which they can provide before exam. Website is live from 14th Feb 26. One Proton mail is mentioned on the website which was created on 6th Feb 2026, and the BTC address has Bitcoin address not transaction yet. मतलब कि ये सारी जानकारी आ रही है। तो अब ये मैं जैसे भेजा, मान लीजिए मैंने भेजा जी, आप ही किसको भेजेंगे जानकारी? तो अच्छा, सरकार को भेजना है, सरकार को सर्ट को भेजा, MHA को भेजा, I4C को भेजा। ये 3 यूनिट हैं जो मेनली इसमें कैपेबिलिटीज रखती हैं इन्वेस्टिगेट करने की। अब कोई जवाब ना दे तो फिर तो उनकी तरफ, फिर आप किस चीज़ के लिए हो वहाँ पर? और 3 महीने तक जवाब ना दे। उस बच्चे ने 3-4 बार ईमेल किया है। अभी आप देख रहे हो कि प्रोसेस ही वीक है हमारे, तो फिर हम कहाँ किस पे अकाउंटेबिलिटी सेट करें? तो पहले तो वो कंपनी उतनी मैच्योर नहीं है टेक्निकली। यदि दूसरी कंपनी वो काम कर रही है या कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन वो काम हो रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल दिए, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता था? एंड वाई वी वर नॉट सो सीरियस अबाउट इट। तो पहले तो ये सवाल नहीं है मेरा कि नहीं अभी हम डिले कर दें, जल्दबाजी था, ये तो मानना ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। भारत साइबर सिक्योरिटी रेटिंग में टॉप 10 है ग्लोबली। हमारे पास 15 लाख अटैक आते हैं और हम रोकते हैं हर साल। तो ये प्रोसेस गड़बड़ है, मतलब कुल मिला के टेंडर की। हाँ, फिर मैं आपको नीट वाले में भी आऊंगा। पहले CBSE का हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां तो पेपर ही लीक हो रहा है, तो प्रोसेस वहां बड़ी गड़बड़ है। इनफैक्ट जो नीट वाली प्रॉब्लम भी है वो भी ह्यूमन वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, टेक्निकल नहीं है। वहाँ पर उस पूरे प्रोसेस में इतने सारे लूपहोल्स आइडेंटिफाई हुए जहाँ से पेपर लीक हो सकता है, तो फिर वो फिक्स करने होंगे। और यदि लीक हो सकता है और हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी निकाल के 2-3 को सजा दीजिए। जब तक डर नहीं होगा, भय बिनु प्रीत ना होए गोसाई। आप एक को भी सजा नहीं देते। इतने पेपर लीक हो गए, आज तक एक को भी सजा नहीं हुई है, मतलब सब होता ही रहेगा। तो फिर वो डर भी खत्म हो गया ना। बिल्कुल सही बात है। और रिटर्न इतना है हमारे यहाँ, जो
नीट का एग्ज़ाम है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, उसकी वैल्यू ये है कि एग्ज़ाम से पहले एक छात्र की ये वैल्यू होती है और एग्ज़ाम के बाद उसकी वो वैल्यू होती है। उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और ये जिन एग्जाम्स के उसका पेपर लीक हो रहे हैं उन पे तो करियर टिका है। हाँ, मतलब डॉक्टर लग गया, उसके नाम क्या गया, वो डॉक्टर ही बनेगा, उसको रोक नहीं सकते। तो आप सोच रहे हो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होता है। अब ऐसे में लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम्म, तो ऐसे में तो आपको मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी ही चाहिए, इसमें आप लाइट नहीं हो सकते। एंड बार बार नहीं हो सकता। एक बार मैं मान सकता हूँ कि कोई गलती हो सकती है, बार बार गलती नहीं होती। बार बार तो विल पावर में कमी होती है। और जब तक पिछली गलती के लोग सजा नहीं ले भुगतेंगे, तब तक अगली गलती करने वाले कॉन्फिडेंट होते रहेंगे। जो आप जो बात कर रहे हैं, इस बार हमने देखा है गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरह से बच्चों का एजिटेशन दिखाई दे रहा है, नाराजगी दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगी और ये होना भी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पहले तो ये जो नाराजगी है, एक तरफ जो राजनीति चल रही है उसको हटा दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी तय करके आपको इस्तीफा देना है चाहे नहीं देना है, आप मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, आप एक डेडलाइन दें कि हम्म। हम इस टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें ठीक कर देंगे। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा और इसमें कहाँ-कहाँ, अब आप ये बताओ प्रोसेस में कहाँ ठीक करना है? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हो सकती थी। हुँ, बात रेजिग्नेशन की नहीं है, हुँ। बात है गलती को स्वीकार करने की। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सही है। आप डिनायल मोड में अभी भी हो। हुँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो की ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं पेपर ही लीक नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो हुआ ही नहीं है। हुँ। यहाँ सुसाइड हो गए बच्चों के। बहुत दुखद है। क्या फर्क पड़ता है आप गलती मान के, यदि किसी को पकड़ा है तो किसी ने तो गलती की, फिर आप ये भी कह रहे हो कि सीबीआई ने इनको पकड़ लिया, तो फिर हुँ, दोनों साइड नहीं खेल सकते आप। सो जो गलती है वो गलती ये है कि एक बार मिनिस्टर साहब आके बोल देते कि नहीं मैं बच्चों के साथ हूं और गलती हुई है और मैं कसम खा रहा हूं कि आगे से नहीं होगी, वरना ये बात खत्म होगी। हुँ, आप पीछे रहेंगे, नहीं 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 मानेंगे, नहीं किसी और को भेजेंगे, तो फिर वो कमिटमेंट नहीं दिखता, वो क्लैरिटी नहीं दिखती। आप नेता हैं, आपको हुँ, पब्लिक में आना पड़ेगा। और जब हुँ। ऐसी चीज हो गई है तब आप फिर नहीं कह सकते कि कोई स्पोक्स पर्सन आके आपके बिहाफ पे बोले। दिस इज नाउ एक्सट्रीम। पॉलिटिकल विल पावर विल होना पावर चाहिए चाहिए, सबसे और पहले। यदि उसकी आंखों में दिख गया ना हुँ, मिनिस्टर की, तो लोग मान लेते हैं कि ये हुँ, ईमानदारी से बोल रहा है। ठीक है, वो पकड़ के सबको टाइट कर देंगे। हुँ, वो भरोसा तो देखो दो। वो हुँ, भरोसे हिल गया लोगों का, इसलिए वो रेजिग्नेशन मांग रही है। या तो आप सामने आओ, बोलो ना, कमिट कर दो कि अगले मैं 1 महीने में करा रहा हूँ, उसके बाद ये पेपर लीक हो गया हुँ। तो मैं ये करने को तैयार हूँ, हर एक बच्चे को इतना पैसा तो दे दूंगा, या कुछ भरोसा। भी करो, भरोसा तो दो। हुँ, कोई तो जवाबदेही तय हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं हुँ, फिर हम देख लेंगे, अरे इसी गलती से हो गई। फिर ऐसे नहीं चलता हुँ, देश। इसलिए थोड़ा सा विल पावर लानी पड़ेगी और रीढ़ी हड्डी सीधी करके बोलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई गलती सबसे होती है, हुँ, मतलब ऐसा भी नहीं हो गया है। और मैंने सीखा हमारे यहाँ सिस्टम है जो सेफ चल रहे हैं और उनके लिए अपलॉड है। यदि हुँ। एनपीसीआई आज तक एक सवाल नहीं कोई खड़ा कर पाया, तो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है प्रोसेस में, दे आर। अब ये इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना, अगर गलती मानी जाती है, अब प्रोसेस क्या होना चाहिए? ये जो टेंडर निकाले जाते हैं, इनमें स्क्रूटनी होनी चाहिए। किस तरह के सुरक्षा के, जो साइबर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी भी देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही गूफअप्स होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपको ये लगता है कि ये प्रोसेस सीधे 12th क्लास में बच्चों के साथ एग्ज़ाम में पहली बार में लागू नहीं करना चाहिए था, इसको फेजेज़ में जाना चाहिए था? अभी 10th के 2 बोर्ड्स होने की बात हो रही है। कई बच्चे कह रहे हैं कि आप वहाँ पर एक बोर्ड में इसको पहले ट्रायल ले लेते और फिर इसको आप इम्प्लीमेंट करते 12th में। ये कर सकते थे, दिस ए गुड आइडिया। देखिए यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, हुँ, आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी थोड़ी गड़बड़ कर सकती है, तो एक बार आप 11th में करा लो। हुँ, वहाँ पर कोई ऐसे आपको उसके मार्क्स का इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ने वाला है। हमारे यहाँ 12th के मार्क्स का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। हुँ, उसी से आपके आगे का लाइफ तय हो रही है, उसी में कैसे खेल सकते हो आप? हुँ। और कितनी बार देगा कोई एग्जाम? सो दिस इज लिटिल थोड़ा-सा ये एज सोचना एज जी। पे जाके आप नहीं हुँ, चीज़ें कर सकते। आप एक बार 9th में ही कर लेते, 11th में कर हुँ। लेते, जो बोर्ड एग्जाम्स बोर्ड्स नहीं होते है, हैं, प्री बोर्ड्स होते प्री हैं। बोर्ड्स होते, उसमें कर लेते। हुँ, आई थिंक दैट कुड बी ट्राइड। पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसके बावजूद चलो आपने ट्राई किया और अब गलती हो गई, तो जिसने भी टेंडर दिया पहले से तो उसको सफ़र करना पड़ेगा। हुँ। चाहे वो सही भी हो तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल देखो ठीक। ये इस देश में क्या होता है, डर के बिना नहीं चलेगा। देश इतना बड़ा है, हो सकता है कि उसका कोई रीज़न रहा हो कि साहब मैं तो छुट्टी पे था, मैं तो बीमार था, हुँ। तब भी करना पड़ेगा। नहीं, तो आपकी आप बीमारी से उस बच्चों जगह का पर भविष्य थे, खराब बात नहीं खत्म। हो सकता उस ना। जगह पर आप थे, अब आप कोई हाँ। एक्सक्यूज में आपका नहीं ले सकता। और जब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपको उसकी सीवियरिटी नहीं पता थी आपकी। सेकंड, आगे क्या प्रोसेस बनाए जा सकते हैं? हुँ, पहली चीज, जैसे कि यदि मैं नीट का एग्जाम लूँ, हुँ, अभी ये लोग क्या करते हैं कि जो पेपर सेटर होते हैं वो डायनेमिकली डिसाइड करते हैं, और कई बार तो
उनको एक कमरे में बंद करके भी पेपर सेट कराया जाता है। कई बार उनसे पेपर लेकर रैंडमली फिर पेपर सेट किया करके कई सारे सेट लगा के फिर प्रिंटर को भेजा जाता है। इस सब में कहीं ना कहीं ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन उसने सेट किए होंगे उसको पता है। जो अब ये एक चांसेस है क्योंकि आपने डायनामिज्म कर दिया है, तो उसके आएंगे नहीं आएंगे इसके कोई गारंटी नहीं है, पर 1/4 चांसेस है, 25% प्रोबेबिलिटी है कि उसका आ जाए, या उसका एक आध आ जाए, या उसने 40 सवाल लिखे हैं 5 आ गए, दैट ऑल्सो मैटर्स। यहाँ तो ऐसा है, तो हम AI से क्यों ना सेट करवाएं पेपर, हम सारे क्वेश्चन बैंक या जो भी इंटेलेक्ट नॉलेज दे दी और उससे बनाए और एक डायनामिज्म रख लें, उससे कोई ह्यूमन वो नहीं है। फिर हम ऑनलाइन ही टेस्ट करा लें ताकि ये पेपर पब्लिश होना और प्रिंट होना और लॉजिस्टिक्स का इशू, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रिंट होगा भाई, अब कौन सी प्रिंटिंग मशीन है, वहाँ पे भी और फिर लोग भेजा जाएगा, उसका लोग हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ वो है। प्रिंट लॉक होगा, प्रिंट में भी 4 गलत प्रिंट हो गए तो रीप्रिंट हो रहे हैं, वो गलत प्रिंट वाले लीक हो गए, कुछ भी हो सकता है, देयर आर n नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज। फिर उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रक में जा रहा है तो उसको उन्होंने लॉक कर रखा है, GPS ट्रैकिंग हो रही है, उधर कुछ मैनिपुलेशन हो गया, उसने साठ गांठ कर ली, ट्रक रुक गया कहीं, या जो पिछली बार जब बिहार वाला लीक हुआ था तो उसमें तो बॉक्स में से पेपर निकाल लिया था, 24 वाला नीट का जो लीक उसमें नीट उसमें तो बॉक्स में से निकाल के प्रिंट आउट लेकर या फोटो वोटो लेकर वापस रख दिया था और सील लगा दिए थे, ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब वहाँ भी वल्नरेबिलिटी है, कुछ कोई तो कर सकता है जो ऐसी सी लगा दी कि वो फिर नहीं नोटिस हुई या उसको इग्नोर किया गया। सो माय पॉइंट इज, जब तक ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा तब तक लार्ज स्केल पर हर चीज़ को पुख्ता तरीके से करने में गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। आप यहाँ पर जितना ऑटोमेशन या AI इस्तेमाल करेंगे, जैसे JEE है, आप ऑनलाइन कर दीजिए एग्जाम, लोग सबमिट करेंगे, ऑनलाइन ही रिजल्ट आएगा और ऑनलाइन ही दिख जाएगा। अब इसमें जब ऑनलाइन करें तो 2 चीज़ों का हमेशा याद रखो, साइबर सिक्योरिटी शुड बी NPCI लेवल, उससे नीचे एक्सेप्ट ही नहीं मुझे। उसके क्या मापदंड होने चाहिए पूरा? वही तो, जो जितने भी सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं, पहले तो हम मुझे यदि इसकी भी सिक्योरिटी ऑडिट की रिपोर्ट दे दो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं पकड़ी गई वल्नरेबिलिटी। यदि ईमानदारी से ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, अभी एक जो जांच चल रही है, इनसे कहना कि जो ये प्लेटफॉर्म बनाया था आपने, डिप्लॉय किया था, इसका ऑडिट कराया होगा ना, सिक्योरिटी ऑडिट तो मैंडेटरी है, दिखा दो। आधे लोग सामने आ जाएंगे जो गड़बड़ करके बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा वल्नरेबिलिटी निकाल रहा है और आपकी रिपोर्ट में नहीं है, और यदि है तो फिक्स नहीं हुई है। जब एम्स के ऊपर अटैक हुआ तो सबसे पहले हमने सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट मांगी, तो पता पड़ा कि 6 महीने पहले आउटलुक का एक पैच आया था जो अपडेट नहीं हुआ था, तो निकला ना कारण क्या है, ENY ने ऑडिट किया था। तो आपको चीज़ें दिखने तो लगती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें बिना आपके सामने से गुजरी हो और हो गया हो। वही चीज़ मैं यहाँ पुख्ता करना चाह रहा हूँ ताकि ऑडिट रिपोर्ट हो, ऑडिट मल्टीपल टाइम्स हो, हर हफ्ते करना है तो हर हफ्ते सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर स्कैनिंग कीजिए, 24/7 स्कैनिंग होनी चाहिए, स्केबिलिटी टेस्ट कीजिए। कैसा तो नहीं कि जब 22 लाख लोग एग्जाम देंगे तो सर्वर बैठ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग कीजिए। आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड कर देना है, एंड देन आज तो AI है, मैं कहता हूँ वी कैन डू मैनी थिंग्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सपोर्ट सिस्टम भी AI के थ्रू हो जाएगा, वो सवाल जवाब भी एग्जाम बच्चा अपना पूछेगा तो इमीडिएटली बता देगा कि आपके इतने सही हैं, इतने नंबर आए। चैटबॉट दे दो, क्या दिक्कत है? चैटबॉट एक एजेंट दे देते हैं, आपको 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने इंतजार करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं पेपर एग्जाम के इसलिए अगेंस्ट हूँ, मैं उसका कारण है क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, और यूपी बोर्ड के लोगों के 60% भी नंबर आना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं जिस 91, 93 हाँ, की उस बात समय कर तो रहा हूँ, आजकल तो 90s में आ जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन अभी क्यों आ जाते हैं उसका कारण बताता हूँ। तो उस समय क्यों नहीं आते थे, तो बाकी मैं एग्जाम छोड़ दीजिए, मैं हिंदी का देखता हूँ, हिंदी हमारी CBSE से तो बेटर ही होगी। हाँ, सही बात है। बाकी मेरे हिंदी में 56 नंबर है और मैं हिंदी में कविताएं लिखता था, मैं नेशनल अवार्ड ले चुका था, तब मेरे 56 थे। अच्छा, पहले कहते थे हिंदी में नंबर कटते हैं, हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने देखा कि क्यों, तो मैं जो एग्जाम जो चेक करते थे हमारे एरिया में, उन गया मैं, तो वो कैसे वो लोग बिठा लेते थे एग्जाम चेक, क्योंकि वो 5 रुपये या 4 रुपये पर पेपर उनको मिलता था, तो वो मैक्सिमम पेपर चेक करना है उनको, तो ले आए, वो खुद चेक करते ही नहीं थे और कहते थे एवरेज करना है तो 50 से लेकर 65 के बीच में, जहाँ जो अच्छा हो दे देना। तो उसने देखा कितने मोटा है, उसने 65 लिखा, 64 लिखा, 56 लिखा, ये चल रहा है यार। तो फिर मुझे कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे जब मेरा पढ़ा ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से रटा, सीखा, लिखा, मैं लिख के आया हूँ, वो तो पढ़ा भी नहीं गया।
ये सच्चाई है जो ये बात सबको बिल्कुल स्वीकार सही है। करनी पड़ेगी आपको। जिन्होंने इस तरह के एग्ज़ाम दिए, हम भी एमपी बोर्ड से अगर आए थे, तो हमने भी ये चीज़ें देखी और सुनी थी। एक चीज़ जो आप अभी बता रहे थे, पहले इतने कम नंबर में यानी फर्स्ट डिवीज़न आना, यानी 60 से 75 आ जाते थे, तो बहुत अच्छे माने जाते थे। आज की डेट में मतलब 99 90s में तो होता बच्चों के 99, 98 में अगर 80s में जाते हैं, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि कम आए हैं। करेक्ट, ये करेक्ट। अंतर कैसे है? बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे हैं या हम कम पढ़ते थे? नहीं, नहीं, देखिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत फेरबदल हुआ है। हुँ। हम कम नहीं पढ़ते थे, हम जिस तरीके से जैसे आजकल का जो मैं पैटर्न देखता हूँ उसमें नंबर आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा है या हुँ। सिलेक्टिव मार्किंग होती है और बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड तरीका हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो मार्किंग पैटर्न था वो उसमें आप सब्जेक्टिव ज़्यादा था, ऑब्जेक्टिविटी तो बहुत ही कम थी। ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव आते 10 आ जाते थे, ऑब्जेक्टिव उसमें तो आपको 100% नंबर मिलते ही थे। प्रॉब्लम होती थी उसके बाद। तो जितना भी सब्जेक्टिविटी होती जाएगी एग्जाम्स में उतना वेरिएशंस बढ़ता जाएगा, बिकॉज वो टीचर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो उसने अब एक ही एग्जाम का पेपर आप भी चेक कर रहे हो और मैं भी चेक कर रहा हूँ। अब मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, हो सकता है कि उसमें भी वेरिएशन आ जाए। सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, आप उसमें यूनिफॉर्माइजेशन नहीं कर सकते। नीट के एग्ज़ाम को लेकर भी, क्योंकि आपने ये बात कही है, तो यही एक तर्क भी दिया जाता है कि जब जेईई और यूपीएससी के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होते हैं, नीट के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव भी होते हैं। और करेक्ट। सब्जेक्टिव के लिए ऐसा बोला जाता है कि जैसे अगर आप एआई की भी बात करें, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है आंसर को समझने का। अगर कोई चीज़ सब्जेक्टिव है, अगर बहुत ही टेक्निकल है, तब तो आपको उतना ही लिखना है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है जिसमें आप अपना पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं, तो वो वहाँ पर वेरी करता है। और ये एक तर्क दिया जाता है, इसलिए नीट के एग्ज़ाम को ऑफलाइन कराया जाता है। तो जो आप बात कर रहे हैं एआई की, तो अगर एआई से सब्जेक्टिव चेकिंग भी कराई जाए होती है। तो वो उस हिसाब से मार्किंग करने में एक्यूरेट रहेगा या बेहतर ही रहेगा? बेहतर रहेगा। अच्छा। बेहतर रहेगा, डेफिनेटली बेहतर रहेगा। देखिए एआई का यही है कि वो बायस नहीं होगा और उसने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उसी स्टैंडर्ड पर सबकी मार्किंग करना है उसको। तो यदि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए और जिस वजह से वो ट्रेंड है तो बिल्कुल सही मार्किंग ही करेगा। और ऐसा हो रहा है, विदेशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पैटर्न फॉलो किया, वो सब्जेक्टिव मार्किंग भी एआई के थ्रू ही करा रहे हैं। और मेरे ख्याल से आगे जाके हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जितने बच्चे हम, वो तो उनके यहाँ तो बच्चे भी इतने नहीं होते, उनके यहाँ तो 10-20 हज़ार बच्चों में भी वो लोग एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 24 लाख 40 लाख ऐसे तो एग्ज़ाम होते हैं। अभी रेलवे का एग्ज़ाम होगा, देखना आप कितने लोग जाते हैं। और रेलवे के एग्ज़ाम में भी वही प्रॉब्लम है, लीक हो गया, ये हो गया, दोबारा हो आ रहा रही है। कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम है। तो हर जगह आप जितना भी ऑटोमेशन रखेंगे मेरे ख्याल से उतना एक स्केलेबिलिटी अचीव चीज़ कर मैं पाएंगे। यहाँ पे ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि एआई का इस्तेमाल करना चाहिए या डिजिटलाइज हो जाना चाहिए। अब अगर चीज़ें एक तरफ सीबीएसई है जहाँ डिजिटलाइज होने पर समस्या आ रही है, दूसरी तरफ नीट की परीक्षा जिसे कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कर दो। ये जो चीज़ें हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसका एक फॉर्मेट बनना चाहिए, या सरकार के पास बना हुआ है वो फॉलो नहीं हो रहा है? होता तो फिर तो फॉलो होता ही, सरकार फॉलो कराने में तो माहिर है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है एग्जामिनेशन का। सबसे पहले इनको एक बॉडी बनानी चाहिए ईमानदारी से, एक्सपर्ट्स की, जो जैसे अब यही सवाल आपने पूछा कि हम सब्जेक्टिविटी कितनी रखें, ऑब्जेक्टिविटी कितनी रखें, क्योंकि हमारा जो एवेल्युएशन पैटर्न है वो ऐसा हो कि हम बच्चे को सही तरीके से एवेल्युएट करें। ऐसा ना हो कि वो उसमें डिस्पैरिटी आ जाए। मेरे दिल से पूछा जाएगा तो मेरा एवोल्यूशन लेवल अलग होता है। मैं तो जब किसी का आईक्यू टेस्ट करना चाहता हूँ तो इस बेस पे हम नहीं करते कि वो जवाब कितना अच्छा देता है। हमारे यदि वैदिक ट्रेडिशन देखोगे तो जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी उसमें ये बोल देना, यदि आपने जवाब अच्छा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे, आईक्यू आपका अच्छा है, क्योंकि यदि आपने पढ़ा है तो जवाब अच्छा दे ही दोगे। इसमें आईक्यू वाला क्या गेम, तो रट लिया आपने। सही बात है। आपने सवाल कितना अच्छा पूछा है, इस पे आपका आईक्यू होता है। इसका मतलब आप समझे हो, ग्रैब कर गए हो। अब आपके दिल से सवाल निकल रहे हैं, आप सवाल क्या पूछते हो, तब शास्त्रार्थ होता था उस पर कि यार ऐसा सवाल तो सोचा भी नहीं था और इसे पूछ लिया, मैं जवाब भी नहीं दे पा। जवाब देने पर नहीं है मामला, सवाल तो के ऊपर है। सवाल के ऊपर है कि आप सवाल पूछ सकते हो। हमारे यहाँ सवाल नहीं पूछते बच्चे और हम सिर्फ जवाब पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए जो एआई खा जाएगा उनको आगे, क्योंकि जवाब तो एआई दे देगा बिल्कुल। क्योंकि उसकी मेमोरी से टक्कर थोड़ा ले लेंगे हम। आप यदि बच्चों को वही करा रहे हैं जो एआई करके बैठा है
तो इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कम्पीट, वो स्किल उनके काम नहीं आने की। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक कमेटी इस बात के लिए भी बननी चाहिए कि हमें यदि आगे 5 साल 10 साल 15 साल में एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करने हैं, तो आज से सोच लीजिए। वो भी ऐसे ना हो कि आनंद फानंद में 15 दिन में करें कि भाई सारे लोग बेरोजगार हैं तो क्या पढ़ा दिया हमने। वो आज से सोचना पड़ेगा, बहुत फ्यूचरिस्टिक होके। और जहाँ तक एग्जाम की बात है तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाए जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए। जैसे हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम है, यदि आज मेरे से कोई कहेगा कि एक हॉस्पिटल को सिक्योर करना है तो मैं आपको पेपर पे यहाँ बना के दे दूँगा, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये सिस्टम डाल दो, इतने फायरवॉल डाल दो, ये करो। यदि आपका हॉस्पिटल चेन है तो उसमें क्या ऐड कर लो, बिकॉज एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। आपने कहा कि एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको सिक्योर करना है तो मुझे पता हुआ है। आपने कहा एक आईटी कंपनी, मुझे पता है क्या क्या करना है। एक मीडिया कंपनी, मुझे पता है क्या उनकी डेटा क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रोविजंस होनी चाहिए। सबके लिए अलग होता है। ऐसी एक एग्जामिनेशन के लिए भी है, तो बना लीजिए कि भाई इसमें ये कंपोनेंट होंगे, इसमें ना स्केलेबिलिटी चैलेंज आए, ना एक्यूरेसी के चैलेंज आए, ना परफॉर्मेंस इश्यूज आए, ना सिक्योरिटी इश्यूज आए। उसके लिए जो जो चाहिए वो कर लीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद सवाल जवाब भी कीजिए कि भाई इसमें ग्रिलिंग जितना हो जाए, असेसमेंट प्रॉपर कराइए और ईमानदारी से। देखो यदि यही चीज़ें ईमानदारी से होंगी तो कोई इशू नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कोई कि मैं आपको बता रहा हूँ हमारे एग्जामिनेशन का पेपर ईरानियन हैकर नहीं हैक कर रहे हैं, मतलब हमें इतना सिक्योर होने की भी जरूरत नहीं है। सवाल में क्योंकि हमारा डिफेंस तो सिक्योर है बिल्कुल, जिसको कि वो लोग कर रहे हैं, तो फिर हमारा पेपर भी हम कर सकते हैं सिक्योर। प्रॉब्लम यही कि यहाँ पर वही विल पावर मिल जाए जो डिफेंस में, तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अगर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए डिजिटलाइज होकर एआई का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपने ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसी तरह से रिस्क पेपर लीक होंगे ही, क्योंकि लालच ह्यूमन को ही दिया जा सकता है। हाँ। ठीक है, अगर एक आपको एक पैटर्न बताया जाए, बनाना हो, मान लीजिए सरकार को ही आप सलाह देना चाहें कि किस तरह से एक पैटर्न होना चाहिए एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पे, क्योंकि इसमें साइबर सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सीबीएसई के एग्ज़ाम अगर करवाने हैं तो वो किस तरह से करवाना चाहिए, उनमें क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, किस तरह से पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिन पे छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, उनका फ्यूचर टिका हुआ, करियर टिका हुआ है, उनके अंदर किस तरह से ये प्रोसेस होना चाहिए कि लीक भी ना हो, ट्रांसपेरेंसी भी रहे, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे से भरोसा उठ रहा है युवाओं का वो बना रहे। सबसे पहले तो मैं ये भरोसा सरकार को देना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ही सिस्टम बना के ऐसा रोबस्ट बना के खड़ा कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम करा लो उससे, और वो नहीं होगा लीक। मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा। ये है संभव भी, पॉसिबल है। तभी जेईई के कहाँ होते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा पहले तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें इवॉल्व करना है कि नहीं करना है इवॉल्व। हम हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट होंगे, प्रोसेस होंगे, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, 3 लेयर पे हम खेलते हैं। टेक्नोलॉजी आप प्रॉपर लेके आइए जो जो चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी से लेकर, नेटवर्क सिक्योरिटी से लेकर, एंड पॉइंट सिक्योरिटी से लेकर, एंड टू एन्क्रिप्शन से लेकर, एंड जो आपके डीएलपी सोल्यूशन से लेकर, एसओसी से लेकर, एआई प्रोविजन से लेकर, ट्रैफिक मॉनिटरिंग से लेकर, आप लेके आपने डिप्लॉय कर दी। वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकली हमारा हर चीज़ है इसमें। फिर आते हैं प्रोसेस आपने ऐसे बना दिया कि कोई भी बंदा मैनुअल जो उसमें इन्वॉल्व है वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि हिरार्कियल एक्सेस दे रखा है। कौन किसने क्या एक्सेस किया, क्या किया था, ये भी मॉनिटर हो रहा है। वहाँ पे भी एनोमली जनरेट हो रही है, उसके भी अलर्ट्स आ रहे हैं। तो कोई प्रोसेस ब्रीच करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कोई पैच अपडेट आ रहा है तो टाइमली हो रहा है, कोई कंप्लेन आ रही है तो टाइमली हैंडल हो रही है। ये चीज़ें इंश्योर कर दी आपने। फिर आता है पीपल, कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में वो हाईली साइबर अवेयर है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, उनको अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ पता है। और यदि नहीं है तो हटाइए, दूसरा लाइए। यदि आप कोई इसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग मिनिमाइज़ कर दीजिए और बेस्ट क्वालिटी डालिए, और उनको उनके सक्सेस पर अवार्ड दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि यदि हमारा पेपर नहीं हुआ तो इतना तो आपको मिलना ही है, तो वो भी चांसेस कम है कि उनको कोई लालच दे। उल्टा खेलिए। मेरे ख्याल से यदि हमने पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी पर ये स्टैंडर्डाइज कर दी तीनों चीज़ें, फिर आप उसी सिस्टम से कोई भी एग्जाम कराइए वो सेफ रहेगा। हम घबरा के मिक्स अप्रोच ना फॉलो करें, जैसे अभी हो रही है, जैसे कि यार नहीं ये नहीं चल रहा है तो ये कर ले। हाँ, अभी जो चल रहा है कि टीचर्स को लॉक कर दिया, उनसे मोबाइल ले लिए, ऑनलाइन वहाँ पे कोई वाईफाई नहीं होगा, उनका इंटरनेट से कोई वो नहीं होगा। तो ये तरीका जो है
थोड़ा सा अरे वो जो मैं देखा ना कलाबा उतरवा रहे हैं हाँ और कला क्या कहते हैं, हाँ ये क्या है ये सब मतलब की जरूरत नहीं है। ओवर ड्रामा नहीं होना चाहिए ना किसी भी चीज में, मतलब ये चीज तो मुझे बताइए हु इज क्रिएटिंग दोज गाइडलाइंस? जहां होना चाहिए गाइडलाइन वहां तो है नहीं कि आपने सिक्योरिटी ऑडिट कर लिया प्रॉपर, वहां आप बंदे को ऐसे बटन तोड़वा दिए, शर्ट फड़वा दी, कपड़े फड़वा दिए, कैंची से काट, क्या चल रहा है? वहां विजिल वो नहीं होता, बंदा देखता नहीं है क्या? मतलब ये कपड़े फाड़ के पर आप ये ठीक कर सवाल पाएंगे? तो यही उठता है ना कि सारी गाइडलाइंस जो होती है और यदि छात्रों पे फाड़े इन पे गए थे होती है। कपड़े, हाँ, चलो यदि वो बटन काटे गए, मुझे बता दो किसी एक कलावा के अंदर कोई ट्रांसमीटर मिल गया, exactly. रिपोर्ट दे दो ना कि साहब हमने सवाल किया वही है। क्योंकि मुझे 10 लोगों में ऐसा मिल गया। हाँ तो फिर प्रोसेस बना दो इसको। ये एक बटन के अंदर कैमरा मिल गया और या एक उसमें कोई कुछ नहीं मिला है। ये जितनी गाइडलाइंस बच्चों के लिए भी बनाई जाती है ना एग्जाम के दौरान कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाएंगे, आप है ना लोअर पहन के आएंगे, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए। बेचारे जब बच्चे सोचो आप ये सब भी करते हैं अब वो और सोचिए उसके बाद पेपर लीक लीक जब हो हो जाता जाता है तो कितनी तकलीफ और होती है। वो कितना स्ट्रेस में एग्जाम दे रहा होगा जब उसके संग ऐसा हो जाए ना। यदि आज की डेट में मुझे किसी जगह बोलने जाना है और 50 स्ट्रेस हो मेरे अंदर कि यार ये सिक्योरिटी चेक भी करना फिर ये भी करना, तो मैं वैसे ही एपेसेट हो जाऊंगा फिर मैं फोकस नहीं रह पाऊंगा। होता है ऐसा, होता है 2 ना, घंटे आप पहले पहुंचना है एयरपोर्ट की तरह। हाँ एयरपोर्ट में से हो जाता है तो आप हाँ, फिर पासपोर्ट छूट जाता है, फिर कहीं टिकट रह हाँ, जाता है, हाँ, ये गलतियां होने शुरू हो जाती हैं होता है। बिकॉज अदरवाइज तो नहीं होंगी, हम्म, बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड। आप यदि आराम से चीजें हो रही हैं, आपको रिस्पेक्ट से ले जाया जा रहा है, तो नहीं होगा स्ट्रेस, यू बच्चा विल परफॉर्म रिलैक्स ही नहीं होता। बेटर। आप उसको ऐसे स्ट्रेस में एग्जाम करा रहे हो। क्योंकि देखिए इस बार जैसे भी मैंने बच्चों को जब देखा ना कि एक तरफ 12th में आप वो ओएसएम को लेकर बेचारे घबराए हुए हैं, वहाँ पे अलग चेकिंग चल रही है, पेन सही चल रहा है कि नहीं, पेरेंट्स उनको समझाए जा रहे हैं देखो देखो ऐसे लिखना वैसे लिखना, उसके बाद भी आपकी कॉपियाँ जो है धुंधली जा रही हैं, मार्किंग गलत हो रही है, जिसके लिए ये सब व्यवस्था की गई थी। अब आप दूसरी अपने तरफ प्रोसेस पे बताया ये धुंधली जी वाला, क्योंकि मैं भूल गया। जी पेपर स्कैन होना चाहिए, आंसर शीट वो स्कैन नहीं हो रहा है, वो मोबाइल से फोटो लेकर सबमिट किया जा रहा है सर्वर पे। ये क्या है? ये कौन चेक करेगा ये? अब हुआ क्या था, ये जो ओएसएम सिस्टम था कि जो मार्किंग है वो ऑन स्क्रीन होगी, जी तो उन्होंने कहा कि जो आंसर शीट है उनको फोटो से खींच खींच के उनकी सर्वर पर उनको स्कैन करके सर्वर पर सबमिट होंगी, फिर वो टीचर्स कंप्यूटर पर बैठ के उसकी मार्किंग करेंगे। ये था। इससे फायदा ये था कि वो लॉजिस्टिक्स खत्म कर दिया कि फिजिकल कॉपी जाएगी टीचर के घर फिर वापस आएगी, तो वो सारे लीकेज होने के चांसेस। दूसरा फास्ट हो गया कि भाई जल्दी रिजल्ट आ सकता है, और तीसरा एक्यूरेसी भी होगी क्योंकि वो दोबारा भी बार बार कर सकता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। पर यदि आप स्कैन ही ऐसा कर रहे हो कि धुंधला दिख रहा है, फिर अरे कॉपी में जो बच्चों की शिकायतें हैं कि वो उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं है, फिर वो क्या उनकी किया, कॉपी फिर ही किसी नहीं का है। स्कैन करके किसी के नंबर पर चढ़ा दिया आपने। ये ह्यूमन एरर है, सारी ह्यूमन एरर है ना। हाँ, अगर ये अगर सारी ये ना human error हो, इसका सोल्यूशन यही है कि जो आप बता रहे हैं कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी है ना और एक चीज जिसको बताओ, यदि एक के संग एरर हुई होगी हाँ तो सबको लगता है हमारे साथ तो हुई होगी, तो एक के संग नहीं हुई होगी, बिल्कुल सही बात है। हो ही नहीं सकता। यदि वो सीक्वेंस एक का गड़बड़ हुआ है हाँ, तो फिर उसके बाद सबका हिल गया। वो तो किस्मत वाले हैं कि अगला वाला भी पढ़ा लिखा था तो उसके नंबर ठीक आ गए, भाई सही बात है, वरना तो सबका हिला है ना। ये तो ब्लॉकचेन है ना, एक हिलेगी तो पूरी हिलेगी। बिल्कुल ठीक है। और कई ना बच्चों के जिनके मार्क्स आए उनको भी लग रहा है कि हम इवैल्यूएशन में गड़बड़ है, सबने भर दिए क्योंकि आपने शंका पैदा कर दी ना। ट्रस्ट हिल गया। हाँ तो क्योंकि जिस तरह से ये कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी को दिया गया था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमेशा अब सबसे पहला सबक सरकार के लिए ये है कि टेंडर देते समय आपको स्क्रूटनी देखनी पड़ेगी, उसके बाद एक बार चेक करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय किसकी होना चाहिए ये हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ठीक है लेकिन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी वो यहाँ पर नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लास्ट में मैं एक चीज़ और पूछूंगी आपसे कि जो नीट वगैरह के एग्ज़ाम लीक हुए थे वो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इनके थ्रू लीक किए गए थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। ये जब इस तरह से एग्ज़ाम लीक होते हैं तो क्या ये आसानी से पकड़ाई में आ जाते हैं कि इनकी चेन क्या है और जो मेन अक्यूज है उस तक पहुँचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें जो फेवर में जाती हैं, क्योंकि हमें बेनिफिशियरी पता होते हैं, काफ़ी हद तक हम मैपिंग कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो इस तरह की हो छुप के नहीं हो पाती क्योंकि उसको बेचना है। तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, कुछ खरीदते हैं कुछ नहीं खरीदते हैं।
जो नहीं खरीद पाते हैं वो लीक भी कर देते हैं कि भाई हम ऑफर तो हमारे ये पास भी आया था और इसने दिया था। तो रिस्क सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा है और वो छुप के कर नहीं सकता। 4 लोगों को बेच के उसको रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि उसने खर्चा ज़्यादा कर रखा है। सो द पॉइंट इज दैट देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, और जहाँ सो मेनी पीपल इन्वॉल्व हो जाए वहाँ चेन ब्रेक करना पड़ा। एक को पकड़ लो, वो चेन यूँ ब्रेक होती है, तो वो तो ब्रेक होगी। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तो इन्वॉल्व नहीं है जो चेन ब्रेक ही नहीं करना चाहता। हाँ, वहाँ प्रॉब्लम होती है। कई सारे केसेस जब इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो आयोस को हिदायत होती है कि ये केस सॉल्व नहीं करना है, वैसा कुछ ना हो। मैं बस उस पर, यदि आपका ध्यान ऐसा है कि मैं ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करना है तो सारे पकड़े जा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आज के समय में जो भारत की स्थिति है, और अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिनको ध्यान देना ही चाहिए और देना भी पड़ेगा जिस तरह से माहौल है, आप भारत के अंदर सिस्टम को, इस एजुकेशन सिस्टम को, एग्जामिनेशन जो अपना पैटर्न है उसको देखते हुए फ्यूचर में आप किस तरह से देखते हैं? अगर क्या चीज़ सही कर दी तो बेहतर होगा, और कहाँ काम नहीं किया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि भारत में यूथ ड्रिवन फ्यूचर है पूरा। जो इकॉनमी है वो भी यूथ से चलेगी जी। जो राजनीति है वो भी यूथ से चलेगी, और उसको दुखी नहीं कर सकते आप। ये सबसे पहले ईमानदारी से ज़रूरत है कि यदि आपको मल्टीपल मिनिस्टर की ज़रूरत है तो मल्टीपल बना दो, एक को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए रख दो। यदि कुछ ऐसा भी दिक्कत है कि वो ओवरलोड थे या समय नहीं दे पाए तो एग्जामिनेशन मिनिस्टर बना दो, एक जो सिर्फ एग्जामिनेशन देखे। या हमेशा एक मैं सवाल उठाता हूँ, एक साइबर सिक्योरिटी मिनिस्टर बनाओ जो सिर्फ सिक्योरिटी ही इंश्योर करे। हालांकि ये एक इम्पोर्टेंट फील्ड है आज के समय में, साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब सवाल है कि सर्ट को लिखा गया, सर्ट ने जवाब नहीं दिया, सर्ट बिजी है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्योंकि कोई और मिनिस्ट्री है ही नहीं। आईटी को तो लिखेगा आदमी, आईटी कहता है कि हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर यदि ओवरलोड है तो फिर एक और बनाओ, फिर उसका काम सिर्फ सिक्योरिटी हो। और सिक्योरिटी हमेशा थर्ड पार्टी को करनी चाहिए, मतलब ऐसा जो सिस्टम का पार्ट ना हो, बाहर हो, उससे वो एवोल्यूशन ईमानदारी से कर पाता। ऑडिट हमेशा बाहर वाला करता ना, ऑडिट यदि जिसने बनाया उसी से ऑडिट कराओगे तो फायदा ही नहीं है। सो एक अलग साइबर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री हो, या एआई मिनिस्ट्री भी आगे बनेगी। कई सारे देशों में है एआई मिनिस्ट्री, जहाँ भी हम एआई इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। जब ये चीज़ें दिखेंगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ देयर इज़ अ विल पावर कि कुछ बेटर हो। यदि इसी चीज़ को घुमा फिरा के फिर इंप्लीमेंट कर दोगे तो नहीं होगा। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि टास्क फोर्स बनाकर यदि एक फ्रेमवर्क बना ले कि ये मेरा फ्रेमवर्क है, विच शुड बी एवेल्युएटेड बाय मल्टीपल एक्सपर्ट्स, एंड देन फॉलो इट ईमानदारी से, और उसमें एसएलएस भी हों, और उसमें पनिशमेंट क्राइटेरिया भी हों, और रिवॉर्ड क्राइटेरिया भी। इसमें एक ना राधाकृष्णन कमेटी भी बनाई गई थी 24 के जब लीक के बाद, जो कि इसरो के हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके कुछ फाइंडिंग्स थे जिनको इम्प्लीमेंट करने का काम चल रहा है। और अगर देखा जाए तो जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, एक डर तो बैठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो आपसे बातचीत करके जो मुझे समझ में आया वो यही समझ में आया कि जब तक इन एग्ज़ाम्स के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जो भविष्य से जुड़े हुए हैं, बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, इससे इनका आने वाला समय कैसा होगा वो तय हो जाता है। तो लालच अगर जब तक रहेगा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो लालच भी रहेगा, लालच रहेगा तो लीक भी रहेगा इसमें। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भारत सक्षम है, जैसा कि आपने कहा, हमें एआई पे जाना चाहिए और चीज़ों को साइबर सिक्योरिटी के तहत जो है पुख्ता करना चाहिए, और एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट तभी बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया आपने बात करी, और बच्चों को भी चलते चलते ये कि ज़्यादा नर्वस ना हो साइबर सिक्योरिटी पे। इतने एक्सपर्ट हो गए आप, ये सोचिए आप। बच्चों के लिए मैं एक सलाह दूं जी कि देखिए, बच्चों को एक बहुत बड़ी सलाह है, आज तक मैंने जितने भी नौकरियां की हैं कभी मेरा इंटरमीडिएट का स्कोर नहीं पूछा किसी ने। तो इतना परेशान मत होना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे बेचारे सुसाइड जो कर रहे हैं ना, बहुत ये प्रेशर इतना मुझे वो होता है कि यार जिंदगी में इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई कोई एग्ज़ाम। मतलब ज़िंदगी से बड़ी कुछ नहीं है, आप किसी भी परिस्थिति में सक्सेसफुल हो सकते हो। जो नहीं पढ़े हैं वो पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे जितने दोस्त हाई स्कूल पास या इंटरमीडिएट, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए ये फैक्ट है, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा सिर्फ खुश करने के लिए। बिकॉज जिसको जो आईटी से करे, जैसे मैं आईटी से हूँ, तो मेरे दिमाग में लोड होता है कि यार अब तो तुम आईटी से हो, तो अब तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कविता नहीं लिख सकते, एक्टर नहीं बन सकते, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, और एक नौकरी करोगे, और सीते की नौकरी करोगे, तो यू ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न, और उस पैटर्न में आप कभी एक्सेल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके शायद दिल से वो नहीं हो रहा होता। जो उतना आईटी तक नहीं गया वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, उनके लिए कैनवस पूरा कैनवस खुला हुआ है,
और वो ऐसा निकल जाता है कि वो बिलियनर बन जाता है, मिलियनर बन जाता है। आपने देखा ही है, निशांत कामत को देख लिया आपने, बाकी जो नहीं, ये बात दुनिया भर बिल्कुल की। सही है। इसलिए इस चीज़ को इतनी बड़ी तवज्जो मत देना। ये घर में किस पेरेंट्स को भी समझाना हाँ, पड़ेगा कि प्रेशर इतना ऐसा प्रेशर बना क्रिएट ना देते हैं करें। बच्चों पे हाँ, बेचारों पर, कि ठीक आप है, नहीं भी ज़िंदगी होंगे ना। हाँ, एक एग्ज़ाम के ऊपर नहीं टिकी हुई है। अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है या ऐसा कुछ होता है तो इतना डिसहार्टेंड नहीं होना। अपने लेकिन हकों के लिए लड़ना चाहिए, ये अलग हाँ, बात है। ये बात तो लड़ना रह गया। सीखो, हारना मत सीखो। ये ज़रूर सिखाना चाहिए। और आप अमित जी आए, आपने पूरी जानकारी अच्छे से समझाई, क्योंकि ये बातें तो लगातार उठ रही हैं, इसका इस्तीफ़ा ले लो, उसका इस्तीफ़ा ले लो। बिल्कुल ले लेना चाहिए। अगर है ना गड़बड़ियाँ हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो वो किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो लेकिन इस्तीफा आप लेके दूसरा जो टाइम फ्रेम आएगा दो। वो ठीक होगा। हम वही मैं कह रही हूँ, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं उससे कोई पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सॉल्यूशन बताओ। जिस तरह से आपने पूरा सॉल्यूशन बताया है, सरकार इस तरह का एक रोड मैप लेके आए, चाहे कोई भी हो उसको, लेकिन वो पॉलिटिकल विल के साथ आए कि हमें इस समस्या को सुलझाना है। और क्योंकि आपने बात करके बताया कि बहुत इजी सॉल्यूशन है, अगर आप इसको स्विच कैसे करें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ख़त्म ही कर दें, और हमारे पास, हम भारत इतना सक्षम है, ये भी आपने बताया। हाँ, पूरी कैपेबिलिटीज़। तो आज हमने सॉल्यूशन पे बात की और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को, बातों को सुनने के बाद जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे से या हंगामा करके या सड़कों पर आके इसका समाधान निकलेगा, तो नहीं, इसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए। और जिस तरह से अमित जी ने बताया, इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो आने वाले समय में भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक सुधर सकता है। तो आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, सॉल्यूशन के साथ जाएं, सिर्फ समस्या ही ना बने ना बनाएं। बस यही आज इस पूरी चर्चा का मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप आए, थैंक यू समय सो निकाला हमेशा की तरह। अगली बार फिर अगर ऐसा कोई मुद्दा हमारे पास आता है तो हम आपको फिर बुलाएंगे, एनी क्योंकि एनी ये टाइम। सारी जानकारी जो है लोगों को आपसे सुनना, एक ऑथेंटिक सोर्स से सुनना ज़्यादा अच्छा भी लगता है। थैंक और अगर आपको भी ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।